क्या? तुम कौन हो? मैं अचानक उसके बदले हुए रवैये से हैरान रह गया। क्या सच में उसने मेरी बात सुनकर होश में आ गया? क्या ऐसा हो सकता है? मैं थोड़ी देर के लिए उलझन में था। सच कहूं तो मैंने इस प्लान की शुरुआत करते वक्त ऐसा कोई नतीजा नहीं सोचा था। थिएटर मास्टर थोड़ा शर्मिंदा है। उसने चंद्रशेखर पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया है। अब फिर से चंद्रशेखर की आंखें धुंधली हो रही थीं। मैंने थोड़ी उम्मीद की थी, लेकिन यह उम्मीद करना बेवकूफी था कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर वह सफेद मछली जैसा होता तो ठीक हो सकता था। मुझे बस खुशी इस बात की थी कि उसने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उसकी तलवार से निकलने वाली ऊर्जा कांप रही थी। चंद्रशेखर की शक्ति, आसमान चीरने वाली ताकत और बढ़ गई है। इस बीच जो ताकतें मुझे ट्रांसमिशन के जरिए मिली थीं, वो और मजबूत हो रही थीं क्योंकि ये ताकतें किसी मेन किरदार की थीं। मेरी प्योर स्टार एनर्जी कमजोर पड़ने लगी थी। शायद ये उस ताकत की सीमा थी, या फिर मेरी और चंद्रशेखर की प्रतिभा में फर्क। मैंने गौरव की तरफ देखा। उसके नाक से खून निकल रहा था। अब वक्त आ गया था। चंद्रशेखर, शायद आज के बाद चंद्रशेखर बहुत ताकतवर बन जाए। मैंने उसकी तलवार को पूरी ताकत से धकेला। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था, क्या मैं तुम्हें मार सकता हूं? हम दोनों की काबिलियत में फर्क था। कुछ सालों में वह मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कम से कम आज नहीं। तुमने ही कहा था अगर मार सको तो मार लेना, याद है? अगर मैं अब उसे हरा दूं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिव हुआ। अनब्रोकन फेथ की स्पेशल शक्ति एक्टिव हुई। ऊर्जा अब आग में बदल गया है। अब मैं इस ताकतवर लड़के को मात दे सकता था। आग जैसी ऊर्जा मेरी तलवार में चमकने लगी। चंद्रशेखर अचानक इस हमले से घबरा गया और पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि यह हमला बहुत खतरनाक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। म्यूजिकल स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल किया गया है। यह एक बहुत ही मजबूत स्किल थी जो समुद्री देवता के पास थी। तुम्हारी तलवार अब उस देवता के शब्दों से भर गई है। इस स्किल की ताकत उस कविता की लाइन पर निर्भर करती है जो गाई जाती है, और अभी जो लाइन आई थी वो बिल्कुल सही थी। तेज बारिश की तरह तीर चलाना और सेनापति को चारों ओर से गोलियों से बचाना। यह एक ऐतिहासिक कविता से ली गई लाइन थी। तभी एक जबरदस्त जादू की ताकत उठी और सारे आग के एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो गए। मैंने चंद्रशेखर की तरफ हमला किया। बिजली जैसी कंपकंपा चारों तरफ फैल गई। आग के तीर बनकर वो सारी शक्ति चंद्रशेखर पर बरसने लगी। इस हमले को ज्यादा देर तक जारी नहीं रखा जा सकता था, लेकिन इतना काफी था। आह! चंद्रशेखर के शरीर पर कई जगह गहरे घाव बन गए। इस अजीब सी दुनिया में जहां सब कुछ कॉइन्स और सुप्रीम्स से चलता है, फिर भी मुझे चंद्रशेखर की जरूरत थी। इसलिए आज मैं उसे बचाऊंगा। जब आग चारों तरफ जल रही थी, चंद्रशेखर की हरकतें रुक गईं। उसे आग से बहुत नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसके पास आग से बचने की ताकत थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए लाचार हो गया। मैंने उस थिएटर मास्टर की ओर देखा जो बगीचे के कोने में बैठा था। थिएटर मास्टर, अब तुमसे बहुत ज्यादा सतर्क है। अब यही मौका था। मैं दौड़ पड़ा। दूर देखा कि थिएटर मास्टर अकड़ गया है, लेकिन तभी चंद्रशेखर ने रिकवरी लेवल 2 इस्तेमाल किया है। उफ! चंद्रशेखर फिर से मेरे पीछे था। रिकवरी एक धोखेबाज स्किल थी जिससे वो दिन में एक बार जल्दी ठीक हो सकता था, चाहे उसे कितनी भी चोट क्यों न लगी हो। उसे यह ताकत ट्रांसमिशन से मिल गई थी। मैं चाहे जितना भी तेज दौड़ूं, वो रेड फीनिक्स मूवमेंट से मुझसे तेज ही रहेगा। मैंने थिएटर मास्टर की ओर ध्यान नहीं दिया और चंद्रशेखर की तलवार से भिड़ गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, गौरव! जैसे ही मैंने ये कहा, स्काई गार्डन की छत में एक जोरदार दरार पड़ी। ऊपर जो काला गुंबद था वो टूटने लगा था। मेरी तरफ दौड़ता हुआ चंद्रशेखर, जो अभी भी थिएटर मास्टर के कंट्रोल में था, वो भी ऊपर की छत को देखकर चौंक गया। आमतौर पर किसी हिडन मिशन की सुरक्षा को तोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन कुछ अजीब और खास चीजें ऐसा कर सकती थीं। थोड़ी दूर पर गौरव अपनी नाक से बहता खून पोंछते हुए रो रहा था। वाह! वाह! अगर किसी राक्षस से निपटना हो तो एक और राक्षस को बुलाना पड़ता है।
एक बहुत बड़ा कीड़ा टूटे हुए गुंबद की दरारों में से अंदर घुस आया। गुंबद एक पतली कांच की तरह टूट गया और छत फट गई। थिएटर मास्टर चौंक कर चिल्लाया। यह एक ऐसा राक्षस था जो हिडन मिशन की सुरक्षा को तोड़ सकता था। वो दिखने में एक बहुत बड़ा हरे रंग का कीड़ा था, एक विशाल प्रेइंग मैंटिस जैसा। छठी श्रेणी का इंसेक्ट किंग टाइटेनोप्टेरा दिखाई दिया है। उसे देखकर शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। यह वही राक्षस था जो पहले जहरीले गैंडे से लड़ रहा था। यह गौरव की स्किल लिविंग कम्युनिकेशन की वजह से यहां आया था। गौरव हंसने लगा। हे, टाइटानो, टाइटानो, क्या ये वही है? शक हो रहा था, दिख तो वैसा ही रहा था। वो बड़ा कीड़ा थिएटर मास्टर की तरफ उड़ गया, लेकिन तभी चंद्रशेखर सामने आ गया। चंद्रशेखर ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेवल 4 स्किल इस्तेमाल की है। धड़ाम! भारी आवाज आई और चंद्रशेखर की बॉडी छत में धंस गई। फिर भी वह खड़ा रहा। वो वाकई बहुत ताकतवर था। क्या वो सच में छठी श्रेणी के राक्षस से भिड़ सकता था? चंद्रशेखर ने पलटकर जोरदार हमला भी किया। टाइटेनोप्टेरा दर्द से चिल्लाया। हैरानी की बात थी कि चंद्रशेखर उस राक्षस से बराबरी की लड़ाई कर रहा था। शायद यह उसने मुझसे लड़ते वक्त सीखा होगा। थिएटर मास्टर को अब लगने लगा था कि वो ये लड़ाई जीत सकता है, लेकिन वो गलत था। उसे मेरी तरफ देखना चाहिए था। मैं फिर से थिएटर मास्टर की तरफ दौड़ा। गौरव की स्किल का टाइम खत्म होने वाला था। मैं उसके मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिव हो गया है। थिएटर मास्टर ने मुझे देर से देखा और चिल्लाया। यह था थिएटर मास्टर का साया। वे ऑफ सर्वाइवल की कहानी के अनुसार यह एक ऐसा बॉस था जिसे किसी सुप्रीम ने अपने पूरे दिल और शक्ति से बनाया था। अब यह थोड़ा कमजोर हो गया था और हिडन मिशन का बॉस बन गया था, लेकिन फिर भी यह चंद्रशेखर की मानसिक सुरक्षा को तोड़ सकता था। क्योंकि उसे एक सुप्रीम का आशीर्वाद मिला हुआ था, इसीलिए वो कमजोर नहीं था। थिएटर मास्टर का साया सिमुलेक्रा स्किल को एक्टिव किया। यह एक बहुत ही खतरनाक भ्रम बनाने वाली शक्ति थी, जो पहले देखी गई पिंजरा से भी ज्यादा खतरनाक थी। आसपास की जगह अजीब सी हो गई। चारों तरफ डरावने राक्षस नजर आने लगे। जमीन के चूहे, ग्रोल, जहरीले गैंडे, टीरेक्स, ये सब मेरी तरफ दौड़ने लगे। उनके दांत और पंजे मुझे नोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि यह सब झूठ था। यह सिर्फ एक कहानी की कल्पनाएं थीं, असली नहीं थे। जैसे ही मेरा ब्लेड ऑफ फेथ उसकी गर्दन के पास पहुंचा, थिएटर मास्टर ने मेंटल इरोजन स्किल शुरू की। यह वही खतरनाक मानसिक हमला था जो चंद्रशेखर पर भी हुआ था। लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास था फोर्थ वॉल। पर जैसे ही उसका हमला मेरे दिमाग तक पहुंचा, थिएटर मास्टर घबरा गया है। अहंकार की गहराई, बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में उमड़ आए और वेज ऑफ सर्वाइवल किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे। यह क्या है? ये तो कई शब्द और पंक्तियां हल्की रोशनी के साथ अंधेरे में तैर रही थीं। ये वही चैप्टर थे जो मैंने पहले पढ़े थे। फोर्थ वॉल नाम की खास शक्ति चालू हो गई है। थिएटर मास्टर का चेहरा डर से बदल गया जब वो मेरे दिमाग को पढ़ने लगा। उसने चारों ओर नजर डाली और डर गया। नहीं, ये मत कहो कि तुम ये उसके आखिरी शब्द थे। वो मुझे जैसे डर और हैरानी से देख रहा था। जैसे ही ब्लेड ऑफ फेथ नाम की तलवार उसकी गर्दन के पास आई, उसके शरीर से तेज रोशनी निकली, जैसे कोई पवित्र चीज छू ली गई हो या कोई नियम तोड़ने की सजा मिल रही हो। वो पूरी तरह से गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। मैंने अपने हाथों की ओर देखा और सोच में पड़ गया। अभी अभी क्या हुआ? थिएटर मास्टर का नकली रूप मारा गया है। आपको 9,000 सिक्के मिले हैं। आपने हिडन मिशन पार कर लिया है। आपको और 4,000 सिक्के मिले हैं। ये सब बातें स्क्रीन पर दिखने लगी। मैंने पीछे देखा। चंद्रशेखर अब आजाद था और बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वो मरा नहीं। गौरव भी बेहोश हो गया था क्योंकि उसने अपनी ताकत ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी। भैया! मैं जल्दी से दौड़कर गया और गौरव को पकड़ लिया। वो मेरी गोद में आकर बेहोश हो गया। थिएटर हॉल की सुरक्षा दीवार अब हट गई है। ऊपर छत को ढक रही जादुई दीवार गायब हो गई। मैंने उस इंसेक्ट किंग को देखा। उसने हमें देखा और पलटकर भाग गया।
जैसे अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ खत्म हो चुका था। तुम ठीक हो? हासना और जिया थककर मेरे पास आई। हम ठीक है। मिया के होंठ सूज गए थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तीसरे मिशन का अंत नजदीक आ रहा है। अब शायद सब कुछ खत्म होने वाला था। मैंने चारों ओर देखा। सुबह हो रही थी। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। अगर हितेश यहां होता तो वो अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा होता। हासना ने थक कर कहा। आह, दिल्ली। टूटी फूटी इमारतें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। दूर से बम धमाकों की आवाज आ रही थी। अब जहरीली धुंध खत्म हो चुकी थी। जहरीले जानवर मलबे के नीचे दब चुके थे। कुछ लोग आपस में लड़ते दिख रहे थे, शायद वो लोग जो मिशन हमसे पहले खत्म कर चुके थे। पूरा शहर अब भी एक पारदर्शी वॉल में कैद था। हासना बोली, अब सब सच में खत्म हो रहा है। मैंने इमारतों को देखा और सोचा कि शायद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वहीं कहीं है। श्वेता को दुख होगा क्योंकि उसने उस कंपनी में बहुत मेहनत की थी। मेरे हाथों में पड़ा गौरव हिलने लगा। क्या तुम होश में आ गए? गौरव ने सिर हिलाया और ऊपर आसमान की ओर इशारा किया। दूर से तारे गिरते दिखाई दे रहे थे। ये उल्कापिंड पहले मेन मिशन शुरू होने का इशारा होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब था कि हॉल अब खुलने वाला था। शायद ये उल्काएं पूरी दुनिया में गिर रही थीं। हासना ने कहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो उल्काएं दूर से सुंदर लग रही हैं, वही जमीन पर लोगों के लिए भयानक दुःस्वप्न बनेंगी। अब एक और तबाही आने को थी, पहले से भी भयानक। गौरव ने अपने नन्हे से हाथ जोड़े और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाने लगा। पास बैठी हासना और जिया बिल्कुल चुप थीं। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन उनमें उम्मीद बाकी थी। शायद वो भी मन ही मन किसी अदृश्य ताकत से कुछ मांग रही थीं। अजीब बात है ना, जिनसे हम डरते हैं उन्हीं से इंसान सबसे ज्यादा उम्मीदें भी रखते हैं। शायद पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बेवकूफी सिर्फ इंसान ही करते हैं। कुछ पल बाद गौरव ने अपनी आंखें खोली। उसका मासूम चेहरा ऊपर उठकर मेरी ओर देखने लगा। भैया, आपने कोई विश नहीं मांगी? मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांका और मुस्कुराकर जवाब दिया, मांग ली। क्या मांगी? उसने उत्सुकता से पूछा। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, हासना ने हड़बड़ाते हुए टोका, गौरव, विश की बातें दूसरों से नहीं पूछते। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हासना की तरफ देखा, फिर अपनी नजर चंद्रशेखर पर टिकाई और फिर उस वीरान पड़े दिल्ली शहर की ओर। जहां कभी लोग हंसते थे, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि इस कहानी का अंत अपनी आंखों से देख सकूं। गौरव थोड़ी देर तक उलझा हुआ सा मुझे देखता रहा, जैसे वो समझना चाहता हो कि मैंने आखिर क्या मांगा। मैं अब कुछ नहीं बोला, बस आसमान की ओर देखने लगा। दिल्ली के ऊपर का आसमान फटने लगा था। टूटती रेखाओं के बीच एक अजीब सी चमक थी, और वो चमक जैसे कह रही थी, सूरज के साथ एक और कहर आएगा, और जब वो आसमान में होगा, सीहू हताज इस दुनिया पर फिर से नई तबाही बरसाएंगे। मेन मिशन 3 आपातकालीन रक्षा अब समाप्त मौत हो चुका है। आपको इनाम में 1000 कॉइन्स मिले हैं। असल में अगला मिशन सूरज उगने के बाद शुरू होना था, लेकिन तीसरा मिशन खत्म हुए अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक नई घोषणा गूंज उठी। चौथा मेन मिशन अब शुरू होने वाला है। अरे बाप रे, अभी तो तीसरा वाला खत्म हुआ था। मैं फौरन जिया के पास पहुंचा। चंद्रशेखर का ध्यान रखना। पर क्या मैं कर पाऊंगी? तुम वैसे भी नीचे नहीं जा सकती, और जब वो होश में आएगा तब कुछ दिक्कत हो सकती है। जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बुदबुदाई, जब वो उठे तो मुझे बताना। मैं उसे एक और थप्पड़ मारना चाहती हूं। मैं और हासना नीचे उतरे। वहां गौरव लेटा था, उल्कापात के बाद नींद में डूबा हुआ। अब वो डरावना मिशन खत्म हो चुका था और माहौल फिर से किसी थिएटर सीन जैसा लगने लगा था। जो चीजें इनाम के तौर पर मिली थीं, अब मंच की सजावट जैसी लग रही थीं, जैसे कुछ देर पहले तक सब कुछ बस एक सपना था।
और तभी बोंगा की आवाज सुनाई दी। पता है मैं क्या कहने वाला हूं? हाँ। हाय, मैं तो बाल बाल बचा, गिर ही गया था लगभग। उसकी बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला। सुप्रीम से चाहे कितनी भी ताकतवर हो, पर वो सब कुछ नहीं जानती। उन्हें सारी जानकारी एक चैनल के जरिए मिलती है। मतलब, क्या मैंने जो चंद्रशेखर से कहा वो उनके पास पहुंचा? हाँ, लेकिन पूरा नहीं। मेरा चैनल सब कुछ फिल्टर करता है। जो बातें बहुत पर्सनल या संवेदनशील होती हैं, वो अपने आप कट जाती हैं। तो मुमकिन है कि सुप्रीम्स ने मेरी बातों को कुछ इस तरह सुना हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? जब तुम रोए तो कोई पास नहीं था। जब तुमने उस घटिया चीज से लड़ने की कोशिश की थी। सच कहूं, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना हिस्सा कट गया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि असली बातें अब भी छुपी हैं। यह ठीक वैसा ही था जैसे वेज ऑफ सर्वाइवल की शुरुआत में हुआ था, जब टाइम ट्रैवलर की जानकारी को ब्लॉक कर दिया गया था। सुप्रीम को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, और मुझे भी नहीं। तुम्हें भी नहीं? यह वाकई चौंकाने वाली बात थी। नहीं, तुमने ऐसा क्या बोला था? शायद ये प्रोबेबिलिटी, संभावना के नियम की वजह से हुआ। मुझे वेज ऑफ सर्वाइवल की एक लाइन याद आई। संभावना एक ऐसा शक्तिशाली नियम है जो पूरी सुप्रीम स्ट्रीम को कंट्रोल करता है। लेकिन अभी इस जानकारी से मुझे कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि यह दुनिया खुद ही एक जाल की तरह उलझी हुई थी। सुप्रीम्स अब क्या सोच रहे हैं? वो बोर हो रहे हैं। उन्हें अब भी नहीं पता कि तुमने क्या कहा था। शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो और अचानक उसकी आवाज बंद हो जाए। लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा ध्यान लगाया तो हो सकता है वो समझ जाएं कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो वो नहीं जानते, और जो अभी सामने नहीं आना चाहिए। कुछ सुप्रीम्स तुम्हें बड़े ध्यान से निहार रहे हैं, शायद तुम्हारे अंदर छिपे रहस्यों की खोज में। षड्यंत्रकारी नाम का सुप्रीम तुम्हारी मौजूदगी से उत्सुक है। तुम्हें इनाम के तौर पर 2000 कॉइन्स मिले हैं। मुझे सच में लगा था कि बोंगा अब मुझे भूल चुका है। मैंने तुम्हें ढेर सारे मैसेज भेजे थे, पर तुमने कुछ देखा ही नहीं, समझे? अगली बार सिर्फ कॉइन्स वाले मैसेज भेजना, बाकी की बातें रहने दो। क्या मैं तुम्हारा पर्सनल मैनेजर हूं क्या? बोंगा की छवि एक झलक में गायब हो गई। अजीब बात है, अब वो मुझे थोड़ा प्यारा लगने लगा है। एक काम निपट चुका था, अब वक्त था अगले पर ध्यान देने का। रविंद्र जी, क्या आप थक गए हैं? मैं गौरव को उठा ले जाती हूं। बहुत बड़ी मदद होगी। मैंने गौरव को धीरे से हांसना की ओर बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने पूछा, हांसना? हां, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है? कुछ नहीं, बस। वो थोड़ी देर हिचकी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, ठीक है, वैसे भी मैं झूठ छुपा नहीं सकती। और फिर वो सीधे मुद्दे पर आ गई। रविंद्र जी, तुम असल में हो कौन? क्या तुमने कुछ सुना? थोड़ा बहुत। मुझे लगा था हम काफी दूर खड़े थे, पर वो जिया के पास ही थी, और इंसानों के कानों में तो कोई नॉइज कैंसलेशन नहीं होता। गौरव जोरों से खर्राटे मार रहा था। मैंने सोचा अब थोड़ा सच बता ही दूं। मैं भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। सच में? हां। हासना कुछ देर सोचती रही, शायद मेरे शब्दों का वजन तौल रही थी। फिर उसने होंठ दबाकर पूछा, क्या श्वेता और हितेश को पता है? नहीं, अभी तक नहीं बताया। मैंने सच सच कह दिया। वो गौरव को गोद में लेकर थोड़ा दूर सरक गई। तुम मुझे मारने तो नहीं जा रहे ना? क्या? ये कैसा सवाल है? अरे, फिल्मों में तो यही होता है ना। अब जब तुम सब जान गई हो तो तुम्हें मरना होगा। कहां से सीखती है ये सब? मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई विलेन हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारा नॉर्मल क्या होता है, पर अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अब तक मार चुका होता। वैसे ये भी थोड़ी डरावनी बात है। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, बल्कि अगर सच कहूं तो मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। आगे के मिशन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। कई बार तुम मौत के बिल्कुल करीब पहुंचोगी, और शायद कुछ अनमोल चीजें भी खो बैठोगी। तो फिर? तो इसीलिए मैंने उसकी हल्की डरी हुई आंखों में गहराई से झांका और कहा, प्लीज अब से मेरे साथ रहो। मतलब
मेरी टीम का हिस्सा बनो, मेरे साथ चलो, मेरी साथी बनो। अब वक्त था एक ऐसी टीम बनाने का जो अंत तक साथ निभा सके, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हासना, जिसकी शक्तियां मैंने खुद जगाया था, जिसकी सोच तक मैं पढ़ सकता था। इस मिशन के लिए सबसे परफेक्ट इंसान वही थी। कुछ पल को उसके चेहरे पर जैसे कोई खालीपन उतर आया हो। रविंद्र जी, क्या आपने कभी मुझे अपना साथी नहीं माना? मैं हल्का मुस्कुराया। सच तो यह है कि बात बिल्कुल उल्टी है। मैं तो वो इंसान हूं ही नहीं जो तुम्हें साथी मानने से इनकार करे। हासना की आंखें हल्का सा कांप उठीं। मैंने जानबूझकर एक कदम पीछे खींचा। अगर तुम्हें साथी बनने से दिक्कत है तो सोचो ये बस एक डील है। मुझे हीवोन की ताकत चाहिए और मेरी जानकारी हीवोन के काम आ सकती है। बस एक लेन देन। और सबसे जरूरी बात, इस रिश्ते की परिभाषा कभी नहीं बदलेगी। यह सब कुछ थोड़ा अचानक है। क्या मुझे अभी जवाब देना होगा? नहीं, सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास। कैरेक्टर हासना को तुम्हारी सच्चाई से थोड़ी राहत महसूस हुई है। वो अब तुम्हारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। शायद उसे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिर उसे बचाने वाला मैं ही था और यह कनेक्शन कहीं गहराई तक असर डालता है। मुझे लगता है जैसे ही यह मिशन खत्म होगा, स्पॉन्सर सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। हासना को भी तब कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा और तभी उसकी असली ताकत सामने आएगी। तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? उसने धीमे से कहा। जरूर, पूछो। क्या आपको पता है मैं भविष्य में क्या करने वाली हूं? मैंने ऊपर देखा। शायद सिस्टम इस सवाल को फिल्टर कर दे। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या मतलब? जिस भविष्य की कहानी मैं जानता हूं उसमें हासना नाम की कोई किरदार थी ही नहीं। क्या वो सन्न रह गई? इसीलिए यह डील हासना के लिए और भी जरूरी हो जाती है। हासना स्तब्ध खड़ी थी। असल में वो इस कहानी की ओरिजिनल कैरेक्टर थी ही नहीं। उसे इस दुनिया में लाने वाला मैं था। उसके अंदर जबरदस्त ताकत छिपी थी और अगर उसे सही स्पॉन्सर मिल जाए तो वो आने वाले मिशनों में गेम चेंजर बन सकती है। खासतौर पर तब जब मुझे उन दुश्मनों से टकराना पड़ेगा जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तभी नीचे से एक जोरदार आवाज आई। जल्दी सोचो, चलो, हमें निकलना है। हम दोनों उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े जहां एक छोटा ग्रुप भीड़ से घिरा हुआ था। मैंने झट से सीन समझ लिया। लैंडलॉर्ड अलायंस फिर से अपनी गंदी चालों में लग चुका था। कहां है वो हरामी रविंद्र सिंह? जल्दी बताओ। मैंने गौर से देखा और पाया कि वे हितेश को घेरकर तंग कर रहे थे। मैं बिना रुके उनकी तरफ बढ़ा और जोर से चिल्लाया, श्वेता, हितेश, तू! एक अलायंस मेंबर ने मुझे देखा और दहाड़ा। जैसे ही मैं लाइन 4 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, मेरी नजर एक पुराने मकान मालिक पर पड़ी। उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान थे और साथ ही उसकी ताकत अब साफ बढ़ चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर एक अजीब सी तसल्ली हुई। प्रीतम! उसने अचानक आर्म जोन ऑन कर दिया और देखते ही देखते जमीन से 8 भारी भरकम तोपें बाहर आ गईं, जैसे किसी जंग का ऐलान हो गया हो। उसके आसपास खड़े अलायंस वाले अब मुझे घूरने लगे। उन्हें तो यह तक नहीं पता था कि उनकी जान बचाने वाला मैं ही था। साला ये! प्रीतम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवा में बिजली सी सनसनाहट फैल गई। चौथा मेन मिशन 5 मिनट में शुरू होने वाला है और उसी के साथ बोंगा आ धमका वही छोटा सा मगर बेहद खतरनाक सिहुहता। हा हा हा, कैसे हो सब लोग? सबके चेहरे एकदम टाइट हो गए, जैसे इस घटिया प्राणी को देखकर सबका मूड ही खराब हो गया हो, लग रहा है सबका मूड डाउन है। अब ये क्या बकवास शुरू हो गई? अरे भाई, मैं तो बस चौथे मिशन की अनाउंसमेंट करने आया हूं। इस बार वाला मिशन तो फुल बकवास लग रहा है। अब ऐसे मत बोलो, तुम तो जानते हो जो सबसे पहले शिकायत करता है वही सबसे पहले मेरी हिट लिस्ट में आता है। और सुनो, ये मिशन बाकी स्टेशनों से जुड़ा है। एक बड़ी कहानी शुरू होने वाली है, मजा आएगा कसम से। बाकी स्टेशनों का नाम सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। दानकुनी की हालत सबने देखी थी, अब बाकी का सोचकर ही डर लगने लगा। बोंगा एक जोर का ठहाका लगाता है। लेकिन मिशन से पहले एक और जरूरी बात। हर कोई ऐसे ही दौड़ता रहेगा तो गेम कौन लीड करेगा? हमें चाहिए एक स्टेशन रिप्रेजेंटेटिव।
रिप्रेजेंटेटिव, यानी अब असली गेम शुरू। तो चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, नाम है स्कर्मिश। वार्म अप समझ लो। रूल्स क्या है स्क्रीन पर खुद पढ़ लेना। बोंगा एक चालाक सी स्माइल देता है और गायब हो जाता है, और तभी सबके सामने एक नई मैसेज विंडो खुलती है। साइड मिशन शुरू हो गया है। मिशन, एक लीडर का चुनाव करें। कैटेगरी साइड। कठिनाई सी, टास्क, प्लेटफॉर्म के बीच में लगी सफेद झंडी को सबसे पहले पकड़ो। टाइम लिमिट 30 मिनट। इनाम 1000 कॉइंस। दानकुनी का लीडर। टाइटल, फेल होने पर कुछ नहीं, जीतने वाला स्टेशन के लोगों को लीड करेगा। अभी मैसेज खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रीतम ऐसे भागा जैसे किसी ने पीछे से रॉकेट लगा दिया हो। हटो सब, रास्ता छोड़ो। वो सबको धक्का देता हुआ बिल्कुल पागल ट्रेन की तरह झंडी की ओर दौड़ पड़ा। अब वो सबसे आगे था और झंडी बस कुछ कदम दूर। नहीं, वहां तो मुझे होना चाहिए। जैसे ही उसका हाथ झंडी के पास पहुंचने वाला था, मैंने जोर से चिल्लाया, प्रीतम नीचे देख। कमांड राइट्स एक्टिवेट किया गया। आक! प्रीतम लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और मैं उसके ऊपर से छलांग मारते हुए सीधा झंडी तक पहुंच गया। आपने सफेद झंडी हासिल कर ली है। आप अब दानकुनी के लीडर बन चुके हैं। अब आप राजा की राह पर चल सकते हैं। जैसे ही मैंने झंडा पकड़ लिया, मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसी ताकत आई जैसे चाय में गलती से 2 टी बैग डल गए हों। असल में यह झंडा चंद्रशेखर के पास जाना था, लेकिन अब क्या करें, किस्मत की फिसल पट्टी पर फिसल गया और मेरे हाथ आ गया। वैसे भी वो चंद्रशेखर कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। उसके पास पहले ही सुपर पावर का फैमिली पैक था। रविंद्रनाथ सिंह ने सफेद झंडा दबोच लिया है। अगर अगले 5 मिनट में कोई और इसे नहीं छीनता तो दानकुनी पर इनका कब्जा हो जाएगा। अगर किसी ने झंडा छीना तो टाइमर फिर से चलेगा। अब तो हवा में भी घड़ी तैरने लगी। 5 मिनट, इतना बड़ा टाइमर की लगा कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूं। प्रीतम का चेहरा ऐसा हो गया जैसे अचानक रिजल्ट आ गया हो और उसमें फेल लिखा हो। वो कांपते हुए बोला, जो झंडा छीन लो, 5 मिनट है बस, वरना यह आदमी राजा बन जाएगा। अलायंस वाले एकदम से नींद से जागे भालू की तरह मुझ पर दौड़ पड़े। हितेश मुझे देखकर बोला, रविंद्र जी। मैं बोला, हितेश जी। उसी वक्त मेरी हारक्यूलिस की ढाल उड़ती हुई सीधे हितेश के हाथ में जा गिरी। वो बोला, तुम्हें यह कहां से मिला? मैं बोला, तेरे लिए ही चुनी थी भाई, पुरानी वाली छोड़ दे, वो तो गटर के ढक्कन जैसी लग रही थी। हितेश मुस्कुरा दिया जैसे उसे पहली बार कोई गिफ्ट में बाइक की चाबी दे रहा हो। हितेश ने स्किल वाइड एरिया डिफेंस चालू की है। अब तो ढाल ने पूरे ग्रुप को घेर लिया। ऐसा लग रहा था हम सब किसी बबल में घूम रहे हों, और जो लोग हमला करने आए थे वो उस बबल से टकराकर ऐसे उछल गए जैसे मच्छर मच्छरदानी से। उनके हथियार तो इतने खराब थे कि शील्ड को खरोंच तक नहीं आई। अब बेचारे अलायंस वाले रोते हुए बोले, प्रीतम जी कुछ तो कीजिए। प्रीतम बोला, हटो, मैं अभी आर्म जोन एक्टिवेट कर देता हूं। वो इतना छोटा जोन बना रहा था कि लगा वो जमीन पर पिज्जा बेस बना रहा हो। चलो, दिमाग तो चला रहा था, लेकिन मैंने सोचा अब इसको सही से समझाना पड़ेगा। मैं चिल्लाया, प्रीतम, मैंने तुझे उठने को कब कहा? धड़ाम! बंदा सीधा फिर से जमीन पर। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कमांड राइट्स एक्टिवेट हो गया है। जब तक मैं ना कहूं जमीन से उठना मत। बाकी लोग घबरा गए। कोई बोला, प्रीतम जी, आप ऐसे लेटे क्यों हैं? मुझे उठाओ भाई, भारी लग रहा हूं। और सच में वो तो ट्रक से भी भारी था। मैं बोला, और ये तोपे बंद कर दो, कानों में दर्द हो रहा है। प्रीतम ने आर्म्ड जोन बंद कर दिया है। वो गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने फिर चिल्ला दिया, और अब चुप भी रहो, 30 मिनट तक मुंह न खुले तुम्हारा। कमांड राइट्स फिर से एक्टिवेट। अब बेचारे की हालत ऐसी हो गई जैसे मम्मी ने गेमिंग कंसोल छीन लिया हो। सारे अलायंस वाले ऐसे डर गए जैसे टीचर ने अचानक टेस्ट ले लिया हो, और मेरी टीम के लोग, हितेश, हासना और श्वेता, सबकी आंखें फटी की फटी। मैं मुस्कुराया और बोला, तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां बॉस कौन है। चलो थोड़ी बात कर लें। कुछ लोग ऐसे पीछे हटे जैसे उन्हें मैं शादी का कार्ड देने वाला हूं।
अब मैदान में 29 लोग बचे थे, 20 अलायंस वाले, 9 हमारे। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक दानकुनी छोड़कर भाग लो, दूसरा यहीं रहो लेकिन मेरी लीडरशिप में। एक बोला। अचानक इतनी सीरियस बात? अरे बस हाँ या ना बोलो, फैसला कर लो वरना मेन मिशन शुरू होने के बाद दही जम जाएगी। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, कोई मुझे, कोई प्रीतम को, कोई सुरंग को। जो यहां रहेगा वो मेरा रूल मानेगा, और हां मैं टैक्स नहीं लूंगा, ना ही कोई हफ्ता। अब कुछ लोग धीरे धीरे मेरी तरफ आ गए। उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम ये लड़का दही में पानी नहीं मिलाता। कुछ अलायंस मेंबर चिल्लाए, आखिर तू भी राजा बनना चाहता है? हां, पर मैं राजा हरामी सिंह नहीं बनना चाहता। हम आपकी टीम में आते हैं तो सेफ्टी मिलेगा। बिल्कुल, बाहर की तो सेफ्टी मैं दूंगा, लेकिन अंदर की लड़ाइयां खुद निपटाओ। ठीक है, सोच लेते हैं, मैं बोला। 1 मिनट है, फिर घड़ी बंद। ज्यादातर लोगों ने वैसे भी पहले ही डिसाइड कर लिया था। कुछ लोग आए, झुककर बोले, हमसे गलती हुई, आगे से आप ही हमारे डॉन हैं। डॉन मत बोलो यार, भी बोलो। कुछ लोग अब मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। बाकी कुछ अलायंस वाले जाने लगे। उन्होंने प्रीतम को उठाने की कोशिश की। अरे छोड़ दो उसे, अब वो मेरा है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। क्या तू उसका मालिक बन गया? हां, EMI पर लिया है। 5 बंदे गुस्से में बोले। केदार जी, आप वाकई इस बंदे के साथ रहना चाहते हो? चलो भाई, कम से कम हम फ्रीडम में रहेंगे। लेकिन कोई उनके साथ नहीं गया। 5 लोग बड़बड़ाते हुए सुरंग की ओर निकल पड़े, मन में यही कि कहीं और जाकर राजा बनेंगे। पर बेचारे नहीं जानते थे कि चौथे मिशन में ऐसे अकेले घूमने वाले बंदे ही सबसे पहले शिकार बनते हैं। 5 मिनट पूरे होते ही सिस्टम के मैसेज आने लगे, साइड मिशन खत्म हो गया है, आपको इनाम में 1000 कॉइन्स मिले हैं। सफेद झंडा अब दानकुनी ग्रुप के प्रतिनिधि पर अपना असर दिखाएगा। अभी ग्रुप में 24 लोग हैं। आपकी पहचान अभी इतनी नहीं है कि आपको राजा की उपाधि मिले। राजा की उपाधि सिर्फ सफेद झंडा होने से राजा नहीं बना जा सकता। राजा बनने के लिए झंडे का रंग बदलना पड़ेगा। वैसे सफेद झंडे में भी एक खास ताकत होती है। आपने सफेद झंडे के असर से दानकुनी ग्रुप का कंट्रोल पा लिया है। आप उस सदस्य को सजा दे सकते हैं जो आपके खिलाफ जाएगा। अभी 5 लोग ग्रुप से अलग हो चुके हैं। मैं चाहूं तो उन 5 लोगों को सजा दे सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। डर से लोगों को कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता। मैंने सबको देखा और कहा, सबका धन्यवाद। रितेश मुझे सम्मान से देख रहा था। श्वेता और हासना ने सिर हिलाया। बाकी लोग भी अब मेरी बात मानते दिख रहे थे। अब भी ये सब एक साथ नहीं थे, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। थोड़ी देर बाद बोंगा आसमान में दिखाई दिया। ओह, आपने लीडर चुन लिया है, तो अब असली खेल शुरू होगा। मेन मिशन नंबर 4 शुरू हो गया है। चौथा मेन मिशन, झंडे की जंग। कैटेगरी मैन मिशन। मुश्किल स्तर C। मिशन क्या है अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें कई बातें हैं। समय सीमा 12 दिन। इनाम 2000 कॉइन्स। अगर मिशन फेल हुआ, क्वेश्चन मार्क। मैंने मिशन क्या है वाला ऑप्शन दबाया और बहुत सारे मैसेज सामने आ गए। मिशन की शर्तें। 1, हर स्टेशन पर एक झंडा और झंडे का खंभा होगा। झंडा केवल उस स्टेशन का प्रतिनिधि ही उठा सकता है। 2, आपको अपने झंडे की रक्षा करनी है। अगर कोई दूसरा ग्रुप आपका झंडा ले जाए तो वो आपका पूरा ग्रुप कंट्रोल कर लेगा। 3, आप अपना झंडा किसी और स्टेशन के खंभे में भी लगा सकते हैं। झंडे की ताकत सिर्फ प्रतिनिधि को मिलती है। अगर किसी झगड़े में प्रतिनिधि मर गया तो जो सबसे पहले झंडा उठाएगा वही नया प्रतिनिधि बन जाएगा। 4, आपको एक टारगेट स्टेशन के झंडे के खंभे पर कब्जा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो पूरे ग्रुप के सभी सदस्य मर जाएंगे। 5, आपका टारगेट स्टेशन है निगम स्टेशन। हासना कुछ सोचते हुए बोली, तो हमें अपने झंडे और खंभे की रक्षा करनी है और दूसरों के स्टेशनों में भी अपना झंडा लगाना है। क्या मैंने सही समझा? हितेश ने कहा, हां, और हमें अपना झंडा लेकर निगम स्टेशन तक पहुंचना होगा। मैंने कहा, बिल्कुल सही समझा तुम सबने। हासना ने मेरी बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूं।
अब जब मुझे भविष्य की जानकारी थी, वो मुझे लगातार देखती रही। मैं बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। श्वेता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर से? क्या हमें फिर से किसी से लड़ना पड़ेगा? हितेश ने थोड़ी देर सोचकर कहा, कहा गया है कि अगर हम उनके झंडे पर कब्जा कर लें तो हम उनके ग्रुप के साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये तय कर सकते हैं। उम्मीद है किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। ओह, मतलब अगर हम स्टेशन पर कब्जा कर लें तो शायद किसी की जान ना जाए, और अगर हम चाहें तो उनके लोगों को भी अपने ग्रुप में रख सकते हैं। हां, ऐसा हो सकता है कि बिना किसी की मौत के हम मिशन पूरा कर लें, हितेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन मेरा मन बेचैन था। श्वेता और हितेश ऐसा सोच रहे थे जैसे ये दुनिया अब भी पहले जैसी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दुनिया में ऐसा कोई मिशन नहीं था जिसमें कोई ना मरे, और ये चौथा मिशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जैसे उसे मेरे मन की बात पता चल गई हो, हासना ने बात बदल दी। निगम स्टेशन कौन सी लाइन में आता है? पहले हमें यह पता करना चाहिए, हितेश ने नक्शा देखकर जवाब दिया। लाइन 6। अगर हम सुरंग से जाएं तो शॉर्टकट ले सकते हैं। तो हमें 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। कुछ लोग यहां रुककर सुरक्षा देखें, बाकी बाहर जाकर रास्ता देखें। सब लोग मिलकर योजना बना रहे थे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। देखकर अच्छा लगा। मिशन शुरू होते ही दानकुनी स्टेशन की सुरक्षा हटा दी जाएगी। अब आप दूसरे स्टेशनों की तरफ जा सकते हैं। जब सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे, मैं प्रीतम के पास गया। अब तुम बोल सकते हो प्रीतम। कमांड हट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चुप था। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अब तुम्हें बदलना होगा। अब तुम्हारा जमीन पर राज खत्म हो चुका है। मुझे पता है तुम जमीन के पीछे क्यों पागल हो, लेकिन अब थोड़ा संभल जाओ। अगर आगे जिंदा रहना है तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। प्रीतम की आंखों में हलचल हुई। मैंने कहा, तुम्हें इस जगह की सुरक्षा संभालनी होगी। जैसे तीसरे मिशन में वो काम आया था, वैसे ही चौथे मिशन में भी वो जरूरी था। जब तक प्रीतम यहां रहेगा, दानकुनी सुरक्षित रहेगा। जब तक कोई चंद्रशेखर जैसा ताकतवर दुश्मन न आ जाए। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इस बार मैं तुम्हें जबरदस्ती कुछ करने को नहीं कहूंगा। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अच्छे से सोचो, अब परिवार के बारे में सोचो। मेरी बात सुनते ही प्रीतम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? तभी टनल से एक जोर की आवाज आई। बैंग! तेज हॉर्न की आवाज, और लाइन 4 की पटरियों पर तेज लाइटें चमकी। साथ में बाइक की आवाज और धुआं। कोई चीज दानकुनी की ओर बहुत तेजी से आ रही थी। मिशन शुरू हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी और इतनी जल्दी हमला हो गया। मैंने असली कहानी याद करने की कोशिश की, लेकिन वहां ऐसा कोई जल्दी हमला नहीं था। इसका मतलब था कि हालात बदल गए हैं। अंधेरे में गाड़ियों की लाइट बंद हुई और कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। अरे, आखिरकार दानकुनी आ ही गए हम। सच में इन लोगों ने तो मिशन पूरा करने में टाइम ही लगा दिया। अब चुप रहो, सुन लेंगे। और क्या तुम्हें पता नहीं, हर स्टेशन का मिशन अलग होता है। मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे पास आ रहे थे और उनके पास हथियार थे। लड़ाई में सबसे जरूरी होता है पहल करना, इसलिए मैं सबसे आगे बढ़ा। मेरे पीछे हितेश और हासना थे और सबसे पीछे श्वेता। गौरव अभी भी सो रहा था। कुछ सेकंड बीते और 4 लोग अंधेरे से बाहर आकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने कहा, वहीं रुक जाओ। ओह, देखो जरा। मेरे हाथ में तलवार देखकर वो लोग वहीं रुक गए। उनके पास सफेद रंग की बाइक्स थीं। कुछ लोग अपने हथियार निकालने लगे, लेकिन तभी एक आदमी की आवाज आई। रुको, शांति रखो। डर के मारे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। हथियार नीचे रखो और धीरे धीरे हमारी तरफ आओ। वो आदमी अपने हथियार नीचे रखकर दोनों हाथ ऊपर करके धीरे धीरे हमारे पास आया। जब वो रोशनी में आया तो उसकी शक्ल बुरी नहीं लगी। उसकी आंखें छोटी लेकिन शांत लग रही थीं। हमसे डरिए मत, हम लड़ने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए हो? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं केसर रावत, निगम ग्रुप को संभालने में मदद करता हूं। केसर रावत? मुझे यह नाम कहीं से याद नहीं आया। और वो कह रहा है कि वो निगम का प्रतिनिधि है। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था।
एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट हुई है। मतलब ये आदमी वाकई इस कहानी का हिस्सा है। कैरेक्टर की जानकारी। नाम केसर रावत। उम्र 31 साल। संरक्षक बेशर्म लेकिन अच्छा गॉसिप करने वाला। गुण अफवाह फैलाने में माहिर। खास स्किल्स हथियारों की ट्रेनिंग लेवल 2, बातचीत की कला लेवल 3, अफवाह फैलाना लेवल 1, कर्ज बखेड़ा खड़ा करना लेवल 1। कुल ताकत स्टैमिना 12, ताकत 13, फुर्ती 13, जादू शक्ति 10। समीक्षा गलत स्पॉन्सर मिलने की वजह से यह पूरी तरह नहीं निखर पाया, लेकिन फिर भी काम का इंसान है। सच्ची झूठी दोनों तरह की बातें फैलाता है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अब इन लोगों के असली इरादे सामने आने वाले थे। केसर थोड़ा घबराया हुआ मेरी ओर देख रहा था। आपका नाम क्या है? रविंद्रनाथ सिंह। ओह, रविंद्रनाथ जी? उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई, पर वो जल्दी ही गायब हो गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा रविंद्र जी। आपके पास झंडा है, मतलब आप स्टेशन के प्रतिनिधि हैं? हां, मैं ही हूं। उसने झंडे का रंग और मेरे साथियों को ध्यान से देखा। वो हमारी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। उसकी नजरें तेज थीं, लेकिन उसे गलत इंसान से पाला पड़ गया। अगर सब देख लिया है तो अब असली बात बताओ। हाँ, माफ कीजिए, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा की वजह से सतर्क हैं। वो शांत अंदाज में बोला। हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, बल्कि एक अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। मैंने उसके ग्रुप की तरफ देखा। उनमें से किसी के पास झंडा नहीं था। मैं कैसे मानूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? अगर हम लड़ने आते तो हमारे साथ स्टेशन का प्रतिनिधि होता, क्योंकि झंडा कब्जा करने का हक सिर्फ उसी को होता है। यह बात तो सही थी। तो ऑन ऑफर क्या है? हम आपसे अलायंस करना चाहते हैं। यह सुनकर दानकुनी के लोग फुसफुसाने लगे। केसर बोला, शायद आपको अजीब लग रहा है क्योंकि दानकुनी स्टेशन अभी अभी खुला है, लेकिन सच यह है कि चौथा मिशन 2 दिन पहले से चल रहा है। 2 दिन? श्वेता चौंक गई। केदार ने सिर हिलाया। हां, तीसरे मिशन की समय सीमा हर स्टेशन पर थोड़ी अलग होती है। शायद आपको नहीं पता था। मुझे तो पहले से पता था कि दानकुनी बाकी स्टेशनों से थोड़ा लेट शुरू होता है। मतलब हमें जानकारी में घाटा है। इसलिए देखा जाए तो यह अलायंस ऑफर सही समय पर आया है। हमें जानकारी चाहिए और यह हमारे बस से ज्यादा है। लेकिन असली सवाल था, इन लोगों को इस अलायंस से क्या मिलेगा? मुझे यह ऑफर थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या तुम्हारा कोई छुपा मकसद है? आपकी बात सही है, इसलिए मैं पहले ही साफ कर देता हूं कि हमें क्या मिलेगा। सीधी बात यह है कि दानकुनी हमारा टारगेट नहीं है। मैं कैसे मानूं? मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन सोचिए, अगर दानकुनी हमारा टारगेट होता तो हम अपनी पूरी फोर्स यहीं लाते। और सच तो यह है कि झंडा स्टेशन खुलते ही सबसे कमजोर होता है। यह बहुत भरोसेमंद नहीं लगा। अगर हमारा टारगेट स्टेशन निगम हुआ तो तुम क्या करोगे? हाँ, इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें पहले से पता है कि हमारा टारगेट कौन सा स्टेशन है। हम तुमसे बिना कारण मिलने नहीं आए। समझ गया। तो तुम कह रहे हो कि हमारे टारगेट अलग हैं, तो क्यों ना एक दूसरे की मदद करके मिशन पूरा करें? बिल्कुल, इस समय एक दूसरे की मदद करना सही रहेगा। केसर मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं चुप था। फिर श्वेता बोली, मुझे एक सवाल है। केदार रावत मुस्कुराए और बोले, क्या सवाल है सुंदर लड़की? तुम दानकुनी क्यों आए? अगर तुम निगम से आए हो तो तुम दूसरे स्टेशनों से अलायंस कर सकते थे। यह सवाल थोड़ा तिखा था। केसर थोड़े समय के लिए चौंके। ओह, वो जैसा मैंने कहा, दानकुनी अभी नया खोला गया है। बाकी स्टेशनों ने पहले ही अलायंस बना लिए हैं। मुझे लगा दानकुनी अभी खुला होगा। वैसे क्या तुमने अलायंस किया है? मैंने जवाब दिया, नहीं, हम अभी तक किसी से अलायंस नहीं किए। केदार रावत खुश हुए। तो फिर निगम से अलायंस कर लो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, हमारे पास इस मिशन को जीतने का तरीका है। जीतने का तरीका? हां, हमारी टीम को इस मिशन के छुपे हुए राजा पता है। केसर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अलायंस करते हो तो हम तुम्हें ये राजा शराब बताएंगे। कुछ समय बाद मैं श्वेता, हितेश और हासना के साथ बैठा
और सबने अपनी राय दी। श्वेता बोली, क्या करें? अलायंस बनाना चाहिए। हासना बोली, मुझे इन पर भरोसा नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हितेश ने कहा, अगर इनके पास मिशन की सही जानकारी है तो इनका साथ देना गलत नहीं होगा, लेकिन हमें पूरी तरह से इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा हासना जी ने कहा था। फिर सभी मेरी तरफ देखे। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर देखते हैं। हमने फैसला लिया और फिर केसर और उनकी टीम को दानकुनी स्टेशन पर बुलाया। मैं तब तक कोई फैसला नहीं लूंगा जब तक तुम्हारे लीडर से नहीं मिल लेता। ओह, ऐसा है क्या? तुम्हारा लीडर कहां है? निगम में? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले चल सकता हूं। ठीक है, चलिए। हम उनके साथ बाइक पर बैठ गए। मेरे साथ थे हितेश, श्वेता और हासना। गौरव को प्रीतम के पास छोड़ दिया गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लिविंग कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया था और वह अभी तक बेहोश था। मैंने प्रीतम को उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया। तो चलें? बाइक्स चालू हुई और हम चल पड़े। लगभग 20 सेकंड बाद मैंने पूछा, वैसे केसर रावत जी, क्या उन लोगों ने दानकुनी के बारे में कुछ और बताया था? क्या मतलब? जैसे वहां एक बहुत डरावना आदमी होगा, चंद्रशेखर नाम का। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने इशारा किया और हमारी टीम एक साथ बाइक से कूदी। श्वेता जी! श्वेता ने बाइंडिंग थ्रेड इस्तेमाल किया और चारों बाइक्स को आपस में जोड़ दिया। धड़ाम! बाइक्स आपस में टकराईं और एक जोरदार आवाज हुई। हाँ! निगम के लोग चीखते हुए गिर पड़े। हम लोग श्वेता के धागों से हवा में सुरक्षित लटके हुए थे, जैसे सीट बेल्ट हो। श्वेता किसी सुपर हीरो जैसी लग रही थी। केदार रावत धूल में लौटते हुए चिल्लाए, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैंने अंधेरे टनल की ओर देखा। अगर तुम हमें घेरने वाले थे तो कम से कम छुपने का तरीका बेहतर बनाते। मैंने बिना एब्सोल्यूट सेंसेस के ही पता लगा लिया था। केसर को समझ में आ गया और वह चिल्लाया, इन पर हमला करो। ठीक उसी समय टनल से लोग बाहर आए। मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि ये लोग मेरे फ्लैग को टारगेट कर रहे थे। किरदार हासना ने अपनी खास स्किल जजमेंट टाइम एक्टिवेट की है। गुड सुप्रीम्स ने इस ताकत के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। जजमेंट टाइम चालू हो गया है। हाँ, मुझे लगा ये शायद ना चले। ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। हासना हैरानी से हंस पड़ी। बुरे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। उसकी आवाज से एकदम ठंडी हो गई और अंधेरे टनल में उसकी तलवार चमक उठी। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि वो डीमन स्लेयर स्किल चला रही थी। लाल रोशनी अंधेरे में फैल गई और लोग मारे जाने लगे। क्या ये लड़की पागल है क्या? आहा! वहां 10 लोग थे, लेकिन हासना ने सबको बहुत आसानी से मार दिया। ये साफ दिखा रहा था कि उसने हिडन मिशन पूरा करने के बाद कितनी ताकत हासिल कर ली थी। मैंने भी प्योर स्टार एनर्जी का इस्तेमाल किया और केसर को आसानी से हरा दिया। कुछ घंटे पहले मैं चंद्रशेखर से लड़ रहा था, लेकिन यह बंदा उतना मजबूत नहीं था। रविंद्र जी, दानकुनी! मैंने हितेश की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो दानकुनी स्टेशन पर हंगामा मचा हुआ था। जैसे ही हम वहां से निकले, वहां हमला हो गया था। मैंने केसर को श्वेता के हवाले किया और जल्दी से दानकुनी की तरफ भागा। वहां पहले से ही जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, लेकिन मैंने पहले हालात समझने के लिए रुककर देखा। मुझे एक जरूरी बात चेक करनी थी। ये लोग कौन हैं? निगम की तरफ से आए दर्जनों लोग हथियार लेकर दानकुनी के लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हथियार मुझे जाने पहचाने लगे। अरे, ये तो उसका हथियार है। मतलब जो लैंडलॉर्ड अलायंस के लोग निगम गए थे, उन पर पहले ही हमला हो गया था। जो लोग अपने ग्रुप से अलग हो गए थे, उन्हें इन लोगों ने सिर्फ टूल समझा। इन दुश्मनों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला वो था जिसने अपने सिर पर लाल झंडा बांध रखा था। लड़ाई बाद में करेंगे, पहले झंडा रख दो। एक बार रख दिया तो सब खत्म। हाँ, यही था असली लीडर। झंडा उठाने वाले तक पहुंचो। जिस तरह से वो आदमी भागते हुए आ रहा था, उससे लग रहा था कि वो निगम ग्रुप का लीडर है। लगता है उन्होंने पहले से ही निगम से अलायंस कर लिया था। निगम का प्रतिनिधि हम हेमंत सिंह ने रेड फ्लैग की एक्स्ट्रा ताकत का इस्तेमाल किया है।
इसका मतलब उसने पहले ही झंडे का रंग बदल लिया था और वो लाल था। असल में इस खेल में झंडे का रंग सबसे ज्यादा मायने रखता है। झंडा सफेद से शुरू होता है और फिर लाल, नेवी, ब्राउन, पर्पल और अंत में काले रंग में बदलता है। जितना गहरा रंग उतनी ज्यादा ताकत। निगम ग्रुप को रेड फ्लैग का बूस्ट मिला है। उनका हमला और बचाव दोनों 5% बढ़ गए हैं। अगर झंडा पहले से लाल हो गया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने किसी और स्टेशन पर कब्जा कर लिया है या वहां के झंडे वाले को हरा दिया है। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अच्छा फाइटर है, लेकिन उसे दानकुनी पर हमला नहीं करना चाहिए था। प्रीतम ने आर्म्ड जोन लेवल 6 तब एक्टिव किया। प्रीतम ने प्राइवेट प्रॉपर्टी लेवल 6 भी एक्टिव किया। प्रीतम समय पर एक्टिव हो गया। छोटे छोटे कीड़े जैसे लोग। अच्छा हुआ मुझे अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। अब दानकुनी की सुरक्षा मैं प्रीतम को सौंप सकता था। 8 मशीनगन टाइप टर्रेट्स ने एक साथ निगम ग्रुप पर फायर करना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? द डेड। शरीर के टुकड़े उड़ने लगे। प्रीतम तो सच में बहुत खतरनाक था। जल्दी सब इकट्ठे हो जाओ। निगम ग्रुप ने डिफेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन लेवल 6 की गोलियों को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। मैं खुश था कि मैंने दानकुनी की रक्षा का काम प्रीतम को दिया। बूम बूम बूम। कितनी गोलियां चलीं कोई नहीं जानता। निगम ग्रुप के लोग घायल होकर गिरने लगे। प्रीतम दुश्मन हो तो डरावना, लेकिन वे दोस्त हो तो बहुत ताकतवर। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भागो। लेकिन अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कहां भाग रहे हो? अड़कने वाली श्रद्धा की विशेष शक्ति सक्रिय हुई है। जादुई एनर्जी अब आग बन गई है। आग से बनी तलवार ने उनके आगे एक आग की दीवार बना दी, जिससे वो भाग नहीं सके। वो जैसे ही हिचके, प्रीतम ने दोबारा गोलियां चलानी शुरू कर दी। झंडे तक पहुंचो जल्दी। निगम लीडर के सिर में गोली लगी और झंडा नीचे गिर गया। प्रीतम की आंखों में चमक आ गई जैसे ही उसे झंडा दिखा। क्या फिर से जमीन पर गिरना है? यह सुनकर प्रीतम रुक गया। धत। मैंने फौरन पटरी पर गिरा हुआ निगम का झंडा उठा लिया। अब निगम ग्रुप के लोगों की आंखों में हार साफ दिख रही थी। आपने निगम ग्रुप का झंडा जीत लिया है। आपके सफेद झंडे ने रेड फ्लैग की सारी ताकत को सोख लिया है। आपका झंडा अब सफेद से रेड फ्लैग में बदल गया है। अब मेरे अंदर और भी ताकत आ रही थी। आप राजा बनने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। रेड फ्लैग के बाद के झंडे सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप को ताकतवर बना देते हैं। झंडा ही एक ऐसा तरीका था जिससे बिना ज्यादा ताकतवर सामान या हाई ग्रेड चीजों के भी अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ाई जा सकती थी। इसीलिए बहुत सारे ग्रुप उन स्टेशनों को टारगेट कर रहे थे जो मिशन के टारगेट स्टेशन नहीं थे। बाकी लीडर्स तो अब तक अपने झंडे का रंग बदलने के लिए पूरी तरह जंग में उतर चुके होंगे। जितना ज्यादा ताकतवर बनते, इस दुनिया में उतना ही मजा आता। निगम ग्रुप के बचे लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक घायल आदमी को उठाया और पूछा, तुम लोगों ने दानकुनी स्टेशन को क्यों टारगेट किया? जब मैंने केसर की बात पहली बार सुनी थी, तभी मुझे शक हो गया था। हां, दानकुनी स्टेशन अभी खुला था, लेकिन इन लोगों ने जैसे पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। उनके हाव भाव और जब उन्हें पता चला कि मैं प्रतिनिधि हूं, तब उनका रिएक्शन साफ लग रहा था कि इन्हें पहले से सब पता था। मैंने उस घायल आदमी की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, बता, दानकुनी के बारे में जानकारी तुम्हें किसने दी? सबसे ज्यादा शक भविष्यवक्ता नाम के ग्रुप पर था। थिएटर डंगन में कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसी छिपी जानकारी है जो और किसी को नहीं पता। मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल में देखा, लेकिन भविष्यवक्ता नाम का कोई ग्रुप वहां नहीं था। तो फिर ये कौन लोग थे? 2 शक थे। एक, शायद कोई नया फॉर्चून टेलर आ गया हो जो एरियल ग्रुप के अलावा हो। 2, या फिर मेरी तरह कोई और रीडर भी है। मुझे दूसरी बात ज्यादा सही लग रही थी, क्योंकि फॉर्चून टेलर जैसी शक्ति पाना आसान नहीं है, और नाम भी फॉर्चून टेलर्स यानी कई लोग था। खैर, यह बात अब धीरे धीरे साफ हो जाएगी। मैंने प्रीतम की ओर देखा और कहा, तुम थोड़ा कम उग्र होकर काम नहीं कर सकते थे? प्रीतम बोला, जो लोग खुद ही बेकाबू हैं, उनके साथ नरमी क्यों दिखाऊं?
दुर्भाग्य से निगम ग्रुप के ज्यादातर लोग मर चुके थे, उनसे कुछ पूछा भी नहीं जा सकता था। अब बस एक ही बंदा बचा था, केसर रावत। वो हितेश की निगरानी में बंधा हुआ था और घबराया हुआ लग रहा था। श्वेता ने पूछा, क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? मैंने कहा, हाँ, मुझे पहले से शक था कि जैसे ही स्टेशन खुलेगा 2 ग्रुप मिलकर हमला करेंगे। तुम कितने आराम से बोल रहे हो। श्वेता का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। क्या तुम्हें दुख है कि अब साथ काम नहीं करेंगे? थोड़ा बहुत लोगों पर ज्यादा भरोसा मत किया करो, आगे सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, पता है। लेकिन अगर भरोसा करने का मौका मिले तो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहां तक किसी पर भरोसा करके ही पहुंचा हूं। श्वेता ने मुझे देखा। अरे यार, कितनी देर से बातें कर रहे हो, अब कुछ पूछो भी उससे। हासना बीच में बोल पड़ी। अब बात करने का नहीं, काम करने का वक्त था। मैंने केसर के मुंह से धागा हटाया। केसर शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे साथ क्या करोगे? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम हमें कितनी जानकारी देते हो। तो अब मेरी कीमत मेरी जानकारी से तय होगी। इस हालत में भी ये उल्टा जवाब दे रहा था, मतलब कुछ तो खास था इसमें। हासना बोली, वैसे भी सुप्रीम जिसे बुरा इंसान मानते हैं, टॉर्चर क्यों नहीं करते? मैं बोला, अगर नहीं बोलेगा तो मार ही देंगे। क्या? मैंने बिना कोई झिझक तलवार निकाली। केसर कांपने लगा। अब मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मारे जाओगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर तलवार जमीन में मारी। 1, तलवार जमीन फाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। 2, तलवार की गर्मी उसके चेहरे तक आ गई, बस थोड़ा ही बचा था कि उसकी आंखें कट जाती। 3, दमयंत स्टेशन। मैं मुस्कुराया, टॉर्चर की जरूरत ही नहीं पड़ी। केसर सांस सांस में बोला, हमें दमयंत स्टेशन वालों ने दानकुनी के बारे में बताया था। दामयन? वहां कौन था? कौन था वो खुद को फॉर्चून टेलर कहता था। लेकिन अब केसर की हालत अजीब हो गई थी। आंखें उलटी, जीभ बाहर, जैसे कोई मरा हुआ हो। मुझे शक हुआ शायद ये सुझाव स्किल का असर है। श्वेता जी, जल्दी इसका मुंह फिर से बांधो। शुक्र है श्वेता ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। इस तरह की स्किल से ये लोग बहुत चालाकी से काम ले रहे थे। पर अच्छा यह था कि सजेशन स्किल सिर्फ आमने सामने काम करती थी। मैंने नीचे देखते हुए कहा, तेरी किस्मत अच्छी है। अगर वो भविष्यवक्ता मेरे सामने होता तो मैं उसे पहचान ही लेता। अब असली काम शुरू करने से पहले मैं थिएटर की छत की ओर गया। वो अभी तक होश में नहीं आया। जिया मेरी मौजूदगी से चौंक गई। चंद्रशेखर अब भी उसकी गोद में बेसुध पड़ा था। कमाल है, ये हीरो होकर भी आराम कर रहा है और मैं एक रीडर होकर भी पिट रहा हूं। नीचे सब ठीक है, चिंता मत करो, बस आराम करो। मास्टर, क्या वो ठीक हो जाएंगे? हाँ, वो ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा मानसिक झटका लगा है। मानसिक झटका? उसका दिमाग बच्चों से भी ज्यादा नाजुक है। एक अच्छी नींद के बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस करेगा। लगता है आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। इस पूरी दुनिया में उसे सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूं, मैंने शांत आवाज में कहा और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। फिर वो नोट्स से भरा कागज जिया को दे दिया। इसे पढ़ना मत, बस जब चंद्रशेखर उठे तो उसे दे देना, समझी? हां, समझ गई। उसने कहा तो सही, लेकिन मुझे पता था कि जिया इसे जरूर पढ़ेगी, मगर वह इसे समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें वही बातें लिखी थीं जो सिर्फ चंद्रशेखर ही समझ सकता है। वैसे क्या सुप्रीम्स के लिए भी ये लिखा हुआ कागज ऐसे ही ब्लैंक स्पेस दिखता है? सोने का हेडबैंड का कैदी नाम का सुप्रीम ब्लैंक स्पेस से नफरत करता है। सच में। मैं मुड़ ही रहा था कि जिया ने पूछा, वैसे एक बात पूछ सकती हूं? क्या? अभी अभी मास्टर के साथ मास्टर और आप। मुझे समझ आ गया कि वो क्या कहने वाली है। हे भगवान, जिया ने भी सब सुन लिया जैसे हासना ने। मैंने तो बस सुप्रीम की सोची थी, इंसानों के बारे में सोचा ही नहीं। चंद्रशेखर तो मेरी बेवकूफी पर हंसेगा। अब क्या बहाना बनाऊं? वो बात क्या? उठ जा बेवकूफ, भावनाओं में मत बह। जिया ने मेरी आवाज की नकल की और जोर से बोल दी। अपनी बातें किसी और से सुनना थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली बार ऐसा जोश दिखा। भूल गए क्या? कुछ तो गड़बड़ है। इस बच्ची ने इतना सब कैसे सुन लिया? मैं तुम्हारे लिए यहां आई हूं, तुम अकेले क्यों हो? हम साथ हैं। रुको जरा,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। हिम्मत मत हारो, उस बच्चे को याद करो। मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला था। अगर तुम अकेले रहोगे तो मैं यहां क्यों आती? मैं कुछ पल जिया को घूरता रहा। ये लड़की ऐसा कैसे सुन पाई? ऐसी बात थी? अंकल, आप और मास्टर? मैंने गहरी सांस ली। जो सोचना है सोच लो। ठीक है, मैं ये लव लेटर मास्टर को दे दूंगी। मैंने कंधे उचकाए और वहां से चला गया, लेकिन पीछे से जिया की बातें चलती रहीं। रुको, आपने बच्चा कैसे पैदा किया? ये चंद्रशेखर से पूछ लेना। हाँ, अब आगे की सारी टेंशन चंद्रशेखर की है। तभी मेरे दिमाग में एक के बाद एक मैसेज आने लगे। कुछ सुप्रीम्स को सच्चाई जानकर गहरा असर हुआ है। गोल्डन हेडबैंड का कैदी आपकी पसंद की इज्जत करता है। कठोर जज को आपकी दोस्ती पसंद आई है। षड्यंत्रकारी को यह सब बकवास लगती है। 60 कॉइन का इनाम मिला है। ओह, और भी लोग देख रहे थे। खैर, मैंने जो कहना था चंद्रशेखर को कह दिया। अब जब तक वो सोता हुआ राजकुमार है, मुझे जितना हो सके फायदा उठाना है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रविंद्रनाथ डेथ गेम सिर्फ एक्स आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल पर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जितने भी दोस्त स्टोरी सुनते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।